अगर मैं आपसे पूछूं कि टाटा की सबसे सक्सेसफुल गाड़ी कौन सी है, तो शायद आप पंच का नाम लेंगे। कोई नेक्सॉन बोलेगा तो कोई सियरा का नाम भी ले सकता है। लेकिन कुछ साल पहले टाटा की एक गाड़ी थी जिसे कंपनी के फ्यूचर के रूप में देखा जा रहा था। नाम था एल्ट्रोज। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ऑटोमेटिक, सारे वेरिएंट्स उसमें थे। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ये गाड़ी हर चीज ऑफर करती थी जो एक कस्टमर मांग कर सकता है। और फिर भी आज सिचुएशन ये है कि एल्ट्रोज सेल्स के मामले में बलेनो, i20 और ग्लेंजा से भी पीछे हो गई है। सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? कैसे एक 5 स्टार सेफ्टी और फीचर्स से लेस गाड़ी का डाउनफॉल शुरू हो गया? हालात ऐसे हैं कि इस कार को मार्केट में सर्वाइवल इशू हो रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस कार के डाउनफॉल की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद टाटा है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हम ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं मोटर कार। आज के इस वीडियो में अल्ट्रोज गाड़ी के डाउनफॉल के 5 बड़े रीजंस मैं आपको बताऊंगा। ये कोई ऑनरशिप रिव्यू नहीं है, ये एक केस स्टडी है। हम सेल्स नंबर देखेंगे, टाटा के अपने प्रोडक्ट्स देखेंगे, मार्केट कंपटीशन देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक ऐसी गाड़ी जिसे कभी टाटा का फ्यूचर माना जा रहा था, वो आज इस पोजीशन में कैसे पहुंच गई। पहले एक बार एल्ट्रोज गाड़ी कैसी है वो देख लेते हैं। ऑलराइट, गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले इसका पहला लुक देखिए। ये इसका स्टीयरिंग है, इस पे इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो मिलता है। एक इसमें छोटी सी एमआईडी है जो आपकी स्पीड और आपके टोटल डिस्टेंस कवर्ड को दिखाती है। यहाँ पे आपको सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। चारों पावर विंडो इस वेरिएंट में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको IRVM यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पे एक 7.2 इंचेस की एंटरटेनमेंट स्क्रीन है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही वायर्ड हैं। इसके अलावा आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स इसमें मिल जाती हैं और आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। और इसके अलावा सीएनजी वेरिएंट है तो आपको माइलेज की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर देखें गाड़ी के अंदर सफिशिएंट स्पेस है। आई डोंट नो व्हाई टाटा इज डूइंग दिस टू दिस कार, बट ये बहुत ही अच्छी कार है। अब हम पहले सेल्स नंबर देख लेते हैं इस गाड़ी के। फाइनेंशियल ईयर 2021 में एल्ट्रोज ने 60,379 यूनिट्स बेची। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 62,247, 2023 में 57,819, 24 में अल्ट्रोज ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और 70,162 यूनिट्स एक साल के अंदर बेची। यानी जिस गाड़ी को आज लोग फेलियर बोलते हैं, वही गाड़ी कुछ साल पहले टाटा की स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट में से एक थी। लेकिन फिर आया फाइनेंशियल ईयर 2025, इसमें सेल्स गिरकर सीधा 35,187 यूनिट्स पर आ गई, लगभग आधी। इसलिए पहली बात तो यही क्लियर हो जाती है कि अल्ट्रोज कभी फ्लॉप नहीं थी, प्रॉब्लम बाद में शुरू हुई। और मुझे लगता है उस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन था टाटा के अपने शोरूम के अंदर खड़ा कंपटीशन। बात करते हैं रीजन नंबर 1 की, टाटा वर्सेस टाटा। जनवरी 2020 में जब अल्ट्रोज लॉन्च हुई, तब टाटा शोरूम का स्ट्रक्चर काफी सिंपल था। टियागो थी, अल्ट्रोज थी और नेक्सॉन थी। इसके अलावा हाई एंड एसयूवीज तो थी ही। टियागो एंट्री लेवल बायर्स के लिए थी, नेक्सॉन उन लोगों के लिए थी जो एसयूवी लेना चाहते थे। और इन दोनों के बीच अल्ट्रोज की जगह बिल्कुल क्लियर थी। अगर किसी को प्रीमियम हैचबैक चाहिए थी तो वो ऑब्वियस चॉइस उसकी अल्ट्रोज होती थी। लेकिन अक्टूबर 2021 में टाटा पंच लॉन्च करती है और यहीं से इक्वेशन थोड़ी बदल जाती है। पंच का शुरुआती एक शोरूम प्राइस लगभग 5.5 लाख रुपए। कहने को पंच और अल्ट्रोज अलग सेगमेंट की गाड़ियां थी, लेकिन प्राइसिंग में ओवरलैप था। और कस्टमर सेगमेंट नहीं, बजट देखता है, आप भी जानते हैं। अगर आपके पास 8 से 10 लाख रुपए का बजट हो और आपके सामने एक हैचबैक है और एक एसयूवी जैसी दिखने वाली गाड़ी हो, तो ज्यादा संभावना किसकी है कि आप एसयूवी की तरफ देखेंगे, है ना। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेपर्स पर एल्ट्रोज एक्चुअली पंच से लंबी गाड़ी है। एल्ट्रोज की लेंथ 3,990 mm है, जबकि पंच की 3,827 mm। लेकिन शोरूम में कस्टमर स्पेसिफिकेशन शीट लेकर डिसीजन नहीं लेता, उसे पंच ज्यादा बड़ी लगती है। सीटिंग पोजीशन उसकी ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है, लगभग 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है और यही पंच का सबसे बड़ा एडवांटेज था। नंबर्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं। 2022 में पंच ने लॉन्च के कुछ ही महीनों में
52,716 यूनिट्स बेच दी। 2023 में ये नंबर 1.33 लाख के पार चला गया। 2024 में ये लगभग 1,70,000 यूनिट्स और 2025 में करीब 2 लाख। अब नंबर देखिए, यानी पंच टाटा की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट्स में से एक बन गई। जब पंच की सेल्स ऊपर जा रही थी तब अल्ट्रोज अपनी पीक के बाद नीचे आनी शुरू हो गई। लेकिन सिर्फ पंच ही प्रॉब्लम नहीं थी, अल्ट्रोज के नीचे टियागो भी थी। 2024 में टियागो ने 85,478 यूनिट्स बेची, जो उसी साल अल्ट्रोज की 70,162 यूनिट से थोड़ी ज्यादा थी। अगर किसी बायर को सिर्फ एक प्रैक्टिकल सिटी कार चाहिए थी तो टियागो काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन थी। फिर टाटा ने टियागो को लगातार अपडेट भी किया। अभी 2026 में ही उसका फेसलिफ्ट भी आया है, सीएनजी ऑप्शन आया है, टियागो ईवी भी अब मार्केट में आ चुकी है। यानी एंट्री लेवल कस्टमर के पास पेट्रोल, सीएनजी, ईवी तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। और ऊपर नेक्सॉन खड़ी है। नेक्सॉन 2017 में लॉन्च हुई थी और धीरे धीरे टाटा ब्रांड का फेस बन गई। 2020 फेसलिफ्ट और फिर 2023 के मेजर अपडेट के बाद नेक्सॉन और स्ट्रांग हो गई। अगर किसी कस्टमर का बजट थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता था तो उसके सामने नेक्सॉन थी। ज्यादा स्पेस, ज्यादा रोड प्रेजेंस और एसयूवी वाली इमेज। अब आप एक शोरूम को कस्टमर की नजर से देखिए। जो बजट बायर है, जो वैल्यू बायर है, वो टियागो की तरफ देख रहा था। एसयूवी बायर जो थोड़ा सा बजट स्ट्रेच कर सकता है अपने एंट्री लेवल से, तो वो पंच की तरफ देखने लगा। थोड़ा ज्यादा बजट वाला कस्टमर नेक्सॉन की तरफ देख रहा था। और 2024 के बाद ईवी ऑप्शंस भी लाइनअप में आ गए। इस पूरी लाइनअप में अल्ट्रोज की पोजीशन धीरे धीरे कमजोर होती गई। प्रोडक्ट खराब नहीं था, लेकिन उसके आसपास इतनी गाड़ियां खड़ी हो गई कि बायर को अल्ट्रोज चूज करने की वजह ढूंढनी पड़ रही थी। और मुझे लगता है कि अल्ट्रोज की डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन तो यही है, क्योंकि अल्ट्रोज को सबसे पहले बलेनो और i20 से नहीं, टाटा के अपने शोरूम में खड़ी इन गाड़ियों से कंपटीशन करना पड़ रहा था, जैसे नेक्सॉन है, पंच है और टियागो है। रीजन नंबर 2, मार्केट कंपटीशन। अगर अल्ट्रोज को सिर्फ टाटा के अपने प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होती तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। थोड़ा बहुत सेल्स पर फर्क पड़ता, लेकिन मार्केट में अगर इसकी इतनी रेपुटेशन है तो वो बिकती। लेकिन शोरूम के बाहर भी कंपटीशन कम नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी, अल्ट्रोज जिन गाड़ियों से कॉम्पीट कर रही थी उनके आसपास अपनी अपनी बहुत क्लियर स्ट्रेंथ मौजूद थी। सबसे पहले बात करते हैं बलेनो की। आज भी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट का नाम लो तो सबसे पहले बलेनो का नाम आता है। और इसके पीछे वजह भी है। मारुति का सर्विस नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू, अच्छा माइलेज, लो मेंटेनेंस और बहुत सारे बायर्स के लिए ये चीजें सेफ्टी रेटिंग से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर कोई कस्टमर 8-10 साल गाड़ी रखने वाला नहीं है और फ्यूचर रीसेल के बारे में सोच रहा है तो बलेनो उसके लिए बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है। फिर आती है टोयोटा ग्लेंजा। प्रोडक्ट एक ही है, बलेनो और ग्लेंजा, क्योंकि टोयोटा और मारुति के बीच टाई अप है और वो सेम टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं एक दूसरे को। ग्लेंजा को एडवांटेज ये था कि इंडिया में टोयोटा की रेपुटेशन काफी स्ट्रांग है। रिलायबिलिटी के मामले में टोयोटा के नाम अलग ही लेवल पर माना जाता है। यानी कस्टमर को मारुति वाला प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है और टोयोटा का कॉन्फिडेंस भी। इसी वजह से ग्लेंजा भी सेगमेंट में अपनी स्ट्रांग जगह बना रही है। इसके बाद आती है हुंडई i20। ये गाड़ी हमेशा से थोड़ा अलग कस्टमर को टारगेट करती रही है। हुंडई ने i20 को प्रीमियम इमेज के साथ हमेशा पोजीशन किया। कैबिन क्वालिटी, फीचर्स, रिफाइनमेंट और ओवरऑल फील के मामले में i20 का अपना फैन बेस है। कई बायर्स के लिए i20 हैचबैक सेगमेंट की सबसे प्रीमियम गाड़ी मानी जाती है। इसलिए अल्ट्रोज को सिर्फ एक कंपटीशन से नहीं, दो अलग फिलॉसफीज वाली गाड़ियों से कॉम्पीट करना पड़ रहा था। एक तरफ बलेनो और ग्लेंजा और दूसरी तरफ i20 जैसी गाड़ी। और उसका अपना कंपटीशन तो टाटा के अंदर मौजूद ऑलरेडी था। और ऑनेस्टली देखा जाए तो अल्ट्रोज के पास भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। सेफ्टी के मामले में अल्ट्रोज की इमेज काफी स्ट्रॉन्ग थी। डीजल ऑप्शन भी अवेलेबल था। जब कॉम्पिटिटर डीजल से बाहर निकल चुके थे, सीएनजी ऑप्शन भी मिल रहा था। और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी अल्ट्रोज काफी तारीफ होती रही है उसकी। लेकिन मार्केट में सिर्फ गाड़ी की स्ट्रेंथ होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये भी है कि कस्टमर को वो स्ट्रेंथ पसंद आए। एक कस्टमर के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए हो सकता माइलेज हो, तीसरे के लिए रीसेल वैल्यू और चौथे के लिए सर्विस नेटवर्क। और इसी जगह अल्ट्रोज को चैलेंज मिलना शुरू हुआ। अगर आप 2025 और 2026 के नंबर देखें तो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बलेनो आज भी कंफर्टेबली लीड कर रही है। ग्लेंजा और i20 भी अपनी जगह बनाकर बैठी हुई है। अल्ट्रोज भी अपने सेगमेंट में मौजूद तो है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा एडवांटेज नहीं बचा जो बाकी
कंप्लीटली सबको डोमिनेट कर दे। और जब मार्केट में हर कॉम्पिटिटर किसी ना किसी एरिया में बहुत स्ट्रांग हो, तब सिर्फ अच्छी गाड़ी होना काफी नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है कि एल्ट्रोज की प्रॉब्लम क्वालिटी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उसे एक ऐसे सेगमेंट में कॉम्पीट करना पड़ रहा जहां उसके राइवल के पास एक बहुत क्लियर आइडेंटिटी थी। बलेनो के पास ट्रस्ट था, ग्लेंजा के पास टोयोटा का बेज था, i20 के पास प्रीमियम इमेज थी, और इसी वजह से अल्ट्रेज को हर सेल के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। लेकिन यहां भी कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर कंपटीशन ही सब कुछ होता तो अल्ट्रोज 2024 में 70,000 यूनिट्स नहीं बेच पाती। इसलिए तीसरा रीजन भी और बड़ा है, और वो रीजन सिर्फ अल्ट्रोज की नहीं, पूरी इंडियन कार मार्केट की कहानी है। रीजन नंबर 3, एसयूवी क्रेज। एसयूवी क्रेज ने अल्ट्रोज का काम और मुश्किल कर दिया। अगर आप पिछले 8-10 साल का इंडियन कार मार्केट देखें तो एक ट्रेंड बहुत क्लियरली नजर आता है, कस्टमर हैचबैक और सेडान से एसयूवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पहले जिस बजट में लोग स्विफ्ट, बलेनो, i20, अल्ट्रोज देखते थे, आज उसी बजट में फ्रोंक्स, पंच, एक्स्टर या नेक्सॉन देखने लगे हैं। और ये सिर्फ टाटा के साथ नहीं हुआ, हर मैन्युफैक्चरर ने इसी ट्रेंड को फॉलो किया है। और इस जो मैं कह रहा हूं उस बात को टाटा के अपने नंबर्स भी सपोर्ट करते हैं। 2024 में टाटा की कार लाइनअप, जिसमें टियागो, एल्ट्रोज, टिगोर जैसे मॉडल्स आते हैं, लगभग 1,82,000 यूनिट सेल कर रही थी। सिर्फ एक साल बाद 2025 में ये नंबर गिरकर 1,20,000 यूनिट्स पर आ गए। यानी एक साल में करीब 60,000 यूनिट्स का ड्रॉप। ये सिर्फ अल्ट्रोज के साथ नहीं हुआ है, हैचबैक की जो गाड़ियां हैं उन सब के साथ ये हुआ है। लेकिन इसी पीरियड में एसयूवी का क्या हुआ? 2024 में टाटा की एसयूवीज लगभग 3,88,000 यूनिट सेल कर रही थी। 2025 में ये नंबर बढ़कर 4,32,000 पर पहुंच गया। यानी कस्टमर टाटा को रिजेक्ट नहीं कर रहा था, कस्टमर टाटा की गाड़ियां तो खरीद रहा था, बस वो हैचबैक और सेडान के बजाय एसयूवी खरीद रहा था। जनवरी 2026 से मई 2026 तक अल्ट्रोज के मंथली नंबर्स भी इसी स्ट्रगल को दिखाते हैं। जनवरी में 3,135 यूनिट्स, फरवरी में 2,063 यूनिट, मार्च में 2,344 यूनिट्स, अप्रैल में 2,586 यूनिट्स और मई में 2,915 यूनिट। फेसलिफ्ट के बाद रिकवरी के कुछ साइंस जरूर दिख रहे हैं, लेकिन पंच और नेक्सॉन से गैप अभी भी बहुत बड़ा है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आज किसी कस्टमर के पास 10 लाख रुपए का बजट हो तो उसका पहला सवाल होता है, इसी बजट में एसयूवी कौन सी मिलेगी। बहुत कम लोग पूछते हैं कि इस बजट में कौन सी हैचबैक मिलेगी। और ये बात सिर्फ परसेप्शन की नहीं है, हायर सीटिंग पोजीशन, बेटर विजिबिलिटी, रफ रोड्स पर कॉन्फिडेंस और एसयूवी वाली इमेज, ये सब चीजें बायर्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अल्ट्रोज गलत वक्त पर गलत सेगमेंट में फंस गई है। प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन मार्केट की डिमांड अब बदल रही है, और जब मार्केट की डिमांड बदलती है तो कई बार अच्छे प्रोडक्ट्स भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन फिर एक सवाल बचता है, अगर एसयूवी ट्रेंड ही पूरी प्रॉब्लम था तो फिर बलेनो और ग्लेंजा इतनी सेल्स कैसे कर रही हैं? यहीं से आता है हमारा चौथा रीजन। अल्ट्रोज को सिर्फ एसयूवी ट्रेंड से नहीं बल्कि अपने सेगमेंट के बड़े कॉम्पिटिटर्स से भी लड़ना पड़ रहा था। रीजन नंबर 4, अल्ट्रोज के राइवल्स ज्यादा क्लियर थे। अब तक हमने देखा कि टाटा के अपने शोरूम में अल्ट्रोज पर प्रेशर बढ़ रहा था और मार्केट भी एसयूवी की तरफ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन अल्ट्रोज की एक और प्रॉब्लम थी, उसके राइवल्स कस्टमर को एक बहुत क्लियर रीजन दे रहे थे कि उन्हें वो गाड़ियां क्यों खरीदनी चाहिए। बलेनो को देखिए, बलेनो कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो हर डिपार्टमेंट में बेस्ट हो, लेकिन बलेनो के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मारुति सुजुकी का नाम, और मारुति सुजुकी का नेटवर्क अपने आप में बहुत बड़ा है। उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, अच्छा माइलेज भी है, और मारुति इसी के दम पर बलेनो को इतनी सेल कर पा रही है, भले ही उसके पास 5 स्टार की रेटिंग ना हो। ग्लेंजा भी अपनी टोयोटा वाली इमेज को लेकर मार्केट में अच्छी पकड़ बनाए हुए है, और i20 ने भी अपनी एक लग्जरी इमेज कस्टमर्स के बीच बनाई है। ये हैचबैक में i20 को सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी मानी जाती है। ये गाड़ी हमेशा से प्रीमियम बायर्स को टारगेट करती है। कैबिन क्वालिटी, फिट, फिनिश, रिफाइनमेंट और फीचर्स, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा जो कोई स्ट्रांग नजर आती है लग्जरीनेस के मामले में तो वो i20 ही है। लेकिन इन सबसे बड़ी वजह अल्ट्रोज के लिए थी पॉइंट नंबर 5, टाटाज फोकस शिफ्ट। लेकिन मेरे हिसाब से अल्ट्रोज के डाउनफॉल का पांचवा और आखिरी रीजन ये था कि एक स्टेज के बाद टाटा का फोकस ही अल्ट्रोज से हटने लगा। जरा टाइमलाइन देखिए, 2021 में पंच लॉन्च हुई, पंच हिट हो गई। 2023 में नेक्सॉन का मेजर फेसलिफ्ट आया, पंच को लगातार अपडेट्स मिलते रहे, ईवी लाइनअप एक्सपेंड होती रही, यहां तक कि कर्व गाड़ी पर भी काम चल रहा था।
सिएरा की वापसी की तैयारी हो रही थी। यानी टाटा के पास एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स आ रहे थे और इन प्रोडक्ट्स पर कंपनी का ज्यादा ध्यान था। और जब आप किसी भी कार कंपनी को देखते हैं तो एक सिंपल रूल समझ में आता है, जिस प्रोडक्ट में ग्रोथ दिख रही होती है कंपनी उसी पर ज्यादा फोकस करती है। और टाटा के केस में ग्रोथ पंच, नेक्सॉन और ईवी लाइनअप में दिख रही थी। एल्ट्रोज उस लिस्ट में नहीं थी। इसी पीरियड में पंच टाटा की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन गई। नेक्सॉन कंपनी का फेस बनी। ईवी सेगमेंट में भी टाटा अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही थी। ऐसे में एल्ट्रोज धीरे धीरे पोर्टफोलियो के बैकग्राउंड में चली गई। प्रोडक्ट बिक रहा है लेकिन वो टाटा की प्रायोरिटी नहीं रही और इसका असर नंबर्स में साफ नजर आता है। जनवरी 2026 में अल्ट्रोज, क्योंकि पंच और नेक्सॉन के नंबर्स से कंपेयर करें तो गैप अभी भी बहुत बड़ा है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा ने जानबूझकर अल्ट्रोज को इग्नोर किया है, लेकिन कंपनी की जहां डिमांड होती है, जैसे फिलहाल डिमांड एसयूवी सेगमेंट और ईवी सेगमेंट में है, क्योंकि पंच ग्रो कर रही है, नेक्सॉन ग्रो कर रही है, ईवी ग्रो कर रही है, नेचुरली कंपनी का फोकस भी वहीं गया। लेकिन अल्ट्रोज के पर्सपेक्टिव से देखा तो ये सिचुएशन उसके लिए अच्छी नहीं थी। एक तरफ उसे पंच और नेक्सॉन से कंपटीशन मिल रहा था, दूसरी तरफ मार्केट एसयूवी की तरफ जा रहा था और तीसरी तरफ बलेनो, ग्लेंजा, i20 राइवलरी इतनी स्ट्रांग है कि अल्ट्रोज के लिए मार्केट में बचे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या अल्ट्रोज एक बुरी गाड़ी थी? जी नहीं। क्या अल्ट्रोज फेल्ड प्रोडक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। और क्या कॉम्पिटिटर्स ने उसे मार्केट से बाहर कर दिया? एब्सोल्युटली नॉट। मेरे हिसाब से अल्ट्रोज की कहानी एक अच्छे प्रोडक्ट की कहानी है जो गलत वक्त पर गलत सिचुएशन में फंस गया। टाटा ने पंच लॉन्च की, नेक्सॉन को और स्ट्रांग बनाया, ईवी लाइनअप को एक्सपेंड किया और मार्केट एसयूवी की तरफ शिफ्ट हो गया। इस सब के बीच अल्ट्रोज धीरे धीरे अपनी जगह खोती गई और इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि मुझे नहीं लगता अल्ट्रोज को बलेनो या i20 ने मारा। मुझे लगता है अल्ट्रोज के डाउनफॉल में सबसे बड़ा रोल तो टाटा के शोरूम का ही था, क्योंकि जब वैल्यू बायर्स टियागो देख रहा है, एसयूवी बायर पंच को देख रहा है और एस्पिरेशनल बायर नेक्सॉन को देख रहा है, तो अल्ट्रोज के लिए जगह बचती कहाँ है? अब सवाल यह है कि क्या टाटा अल्ट्रोज को दोबारा रेलिवेंट बना पाएगी या ये गाड़ी धीरे धीरे अच्छे प्रोडक्ट की हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये केस स्टडी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हमारी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप छोटा सा एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल की ग्रोथ का हिस्सा बने। मेरा नाम दीप है और आप देख रहे थे मोटर कार। शुक्रिया।